Good morning, students. Now, student, the next topic, combination of lenses. Which type of lenses? This is the thin lenses. Okay, हमें thin lenses लेनी है. Okay, what we have to do? We will take here two lenses of convex type. हमने दो convex lenses लिए. Again, I will repeat the same thing. यहाँ पे जो हम derivation कर रहे हैं, we have used the convex lens, but it doesn't mean कि this formula is only applicable for the convex lens. ऐसा कुछ नहीं है. ये concave lens के लिए भी applicable होगा. ओके सो हमने दो कॉन्वेक्स लेंस लिए, दो से भी ज़्यादा ले सकते थे, बट हमें तो सिर्फ रिजल्ट फाइंड आउट करना है. हम एक जनरल रिजल्ट फाइंड आउट के लिए इसलिए हमने सिर्फ दो ही कॉन्वेक्स लेंस लिए. ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ से हमने एक इंसिडेंट रे को ट्रेस किया. ओके यहाँ पे प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद बाय यूजिंग द फर्स्ट लेंस इमेज यहाँ पे बनेगी, बट यहाँ पे हमने एक और लेंस लगा रखा है, तो इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई पे बनेगी. यानी जो फाइनल इमेज बन रही है, उस फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वो मैं v से डिनोट करूंगा, बट फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है उसकी भी डिस्टेंस में v1 से डिनोट करूंगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा u से ही डिनोट करते हैं. ये लेंसेज एक दूसरे के बहुत पास में होंगे, या फिर ये कह सकते हैं दोनों लेंस एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में है. सो वी ऑलरेडी नो द लेंस फॉर्मूला. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ओके अब हम बात करते हैं उस केस की जब सिर्फ फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस नहीं है. तो जब फर्स्ट लेंस है तो इमेज डिस्टेंस में u से डिनोट कर रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में u से डिनोट कर रहा हूं, बट इमेज डिस्टेंस v1 से डिनोट कर रहा हूं. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/ इमेज डिस्टेंस 6 से डिनोट कर रहे हैं फर्स्ट केस में v1 से, सो इट विल बी 1/v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ना फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ आप f1 मान लो, सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ आप f2 मान लो, so it will be 1/f1. okay, this is the equation number 1. second, अब क्या हो रहा है? अब हम सेकंड लेंस यूज कर रहे हैं, यानी जिसकी फोकल लेंथ f2 है. इस केस में, सेकंड के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो v1 होगा, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट u पे नहीं है बल्कि v1 पर है, यानी v1 डिस्टेंस पर है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा सेकंड के लिए? v1. ओके सो और इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इमेज यहाँ पे आपके आई पे बन रही है, सो इमेज डिस्टेंस विल बी द v. तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 1/v, दिस इज द v, माइनस 1/u. क्या है यहाँ पे? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने यहाँ पे किस में लिया है? v1 की टर्म्स में. सो 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f2. ओके ये दोनों चीजें समझ में आ गई. 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सिंपली ऐड करना है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u. पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को एक साथ लिख देते हैं, प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1. अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्लस 1/f2. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/v1 और यहाँ पे माइनस 1/v1, दोनों कट हो गए. बचेगा क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. एंड वी नो द जनरल फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. और 1/f की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? 1/f1 प्लस 1/f2. इट मीन्स अगर इस कॉम्बिनेशन का कोई नेट फोकल लेंथ होता है जिसको मैं f से डिनोट कर रहा हूं, तो वो f को अगर इस तरीके से लिखता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. इट मीन्स जो नेट फोकल लेंथ है, नेट फोकल लेंथ जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल f से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. अगर यहाँ पे दो से ज्यादा लेंसेज होते हैं, 3 और 4 होते, तो ये क्या हो जाता है? 1/f3 प्लस 1/f4. अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस होता तो बस आप साइन चेंज कर देते और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. ओके बाकी फॉर्मूला ये रहेगा. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जिसके बीच में कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर जिनके बीच में जो स्पेसिंग हो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को टच करते हुए लेंस होने चाहिए. ओके दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट फोकल लेंथ. बट अगर हमसे कोई बोले पावर कैलकुलेट करना है, नेट पावर, तो नेट पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर दैट इज P इक्वल्स टू 1/f. तो ये क्या हो जाएगा? P 1/f तो P हो जाएगा. 1/f1 क्या हो जाएगा? P1. 1/f2 क्या हो जाएगा? P2. 1/f3 क्या हो जाएगा? P3. सिमिलरली
So the power is P equals to P1 plus P2 plus P3. ओके, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. नाउ द नेक्स्ट, अगर हमसे कोई बोले कि आपको नेट मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है. नेट मैग्निफिकेशन का मतलब कि अगर आपने एक लेंस यूज किया तो मैग्निफिकेशन उसका हो जाएगा आपका V/U. चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे लेंसेज यूज कर रखे हैं और इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करके रख दिया तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा. उसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. यानी सपोज करो आपके पास 4 लेंसेज हैं जिनकी मैग्निफिकेशन M1, M2, M3 और M4 है, और आपने इन चारों लेंसेज को एक दूसरे के बिल्कुल पास में चिपका के रख दिया. अब आपसे पूछा जाए कि इन पूरे कॉम्बिनेशन का नेट मैग्निफिकेशन क्या होगा. सो द नेट मैग्निफिकेशन, जिसको मैं M से डिनोट कर रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट मैग्निफिकेशन. ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. ओके, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द प्रिज्म. प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ओके, और 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं शोन इन द डायग्राम. ओके, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे जो कि प्रिज्म पे फॉल हो रही है. दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्शन. ओके, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म व्हिच इज डिनोटेड बाय A here. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, व्हिच वी ऑलरेडी नो अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना डेविएशन क्रिएट हुआ है, कितनी डिस्टर्बेंस आई है, दैट डिनोटेड बाय द डेविएशन. ओके, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे उनके बीच में कितना डेविएशन है या फिर कितनी शिफ्ट हुई है रिफ्रैक्टेड रे इन कंपैरिजन टू द इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन. बेसिकली यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है. दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज R1, दिस इज योर R2. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 नॉर्मल्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर N. ओके, नाउ इस डायग्राम के बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. ये वाला डायग्राम समझ में आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करें तो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे अगर मैं A, Q, N, R क्वाड्रिलेटरल को यूज करूँ, A, Q, N, R, तो इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री. अब चारों एंगल कौन कौन से, एंगल A प्लस दिस एंगल. अच्छा, ये एंगल कितने का होगा, ये तो राइट एंगल बन रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी कितना होगा, 90 डिग्री. सो प्लस 90 प्लस एंगल N प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू 180. यहाँ पे आ गया, 360 उधर है, 180 उधर जाएगा, तो 360 माइनस 180 इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. यानी एंगल A और एंगल N का सम जो होगा ये आपके 180 डिग्री के होगा. दिस इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल QNR की. ओके, इन ट्रायंगल QNR मिल गया आपको डायग्राम. अच्छा बच्चों, ये डायग्राम आपको बुक में पेज नंबर 331 पे भी गिवन है. तो अगर ये डायग्राम क्लियरली समझ में नहीं आ रहा तो बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, पेज नंबर 331. ओके, नाउ QNR की बात करते हैं. QNR में R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, R1 प्लस R2 प्लस एंगल N दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, यानी एंगल N की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2. समझ में आ गया. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. इसको यहां पे पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, तो इट विल बी इक्वल्स टू एंगल A दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस N की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, 180 से 180 कैंसिल, बचेगा क्या, एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2. ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है. ओके, दिस रिजल्ट इज डिनोटेड बाय इन योर बुक बाय इक्वेशन नंबर 9.34. ओके, ये 9.34 से भी ये इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई. तो समझ में आ गया कि 9.34 इक्वेशन कहाँ से आई है. नाउ अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की.
एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पे आपको डेल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इस एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. एज वी ऑलरेडी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल्स जो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एक तो इस एंगल के इक्वल और एक दूसरा एंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे. नाउ इस एंगल की बात की जाए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द इमर्जेंट एंगल. सो अगर ये आई है तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा? आई. मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये पूरा आई है और ये बचा हुआ R1 है, तो ये एंगल कितना होगा? I माइनस R1. सिमिलरली ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? E माइनस R2. यानी जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2. यानी एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू I1 प्लस या फिर I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2. और R1 और R2 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज ऑफ एंगल A. सो डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ऑफ A. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिराइव्ड two results here. First, R1 plus R2 that is equals to A. Second, del equals to I plus E minus A. ओके, ये दो रिजल्ट हमने अभी डिराइव किए, इसी को यूज करते हुए हम डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे. सो इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब डेविएशन मिनिमम हो. ओके, हमें वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जब डेविएशन मिनिमम हो. Okay, so we already know the formula of deviation. This is del equal to I plus E minus A. ये हमें ऑलरेडी मालूम है. Okay, so हमें जब सिचुएशन फाइंड आउट करनी तो हमें उस टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेविएशन मिनिमम जब होगा जब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों ही इक्वल आ जाएंगे. ओके, डेविएशन मिनिमम तब होगा जब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों ही आपके इक्वल होंगे. ओके, और अगर हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर कोई रे इस तरीके से जाके रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही, मान लो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैंने इसको इंसिडेंट रे मान लिया तो इट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इट मीन्स अगर मैं इंसिडेंट रे को चाहूं तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल सकता हूं और रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बोल सकता हूं, डायरेक्शन चेंज करके. ओके, पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा. दिस इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इट मीन्स अगर मैं I की वैल्यू E के इक्वल लिख रहा हूं मिनिमम डेविएशन के लिए, तो उस केस में R1 की जो वैल्यू होगी वो R2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, सो R1 इक्वल्स टू R2. ये दो चीजें समझ में आ गई. अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, इफ R1 इक्वल्स टू R2 देन R1 या फिर R1 R2 को तो आप सिंपली R से रिप्लेस कर दो, देन R प्लस R इक्वल्स टू A, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2R इक्वल्स टू A, सो R इक्वल्स टू A बाय 2. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट इसकी बात करते हैं. ओके, अच्छा, मिनिमम डेविएशन को आपकी बुक में दिस इज द डेविएशन एंगल, बट मिनिमम डेविएशन को d स्मॉल m से डिनोट किया गया है. ओके, तो यहाँ पे हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो d स्मॉल m इक्वल्स टू I प्लस E. अब I और E दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, एक सिंपली इंसिडेंस एंगल ले लो, दैट इज I. ओके, तो इट विल बी I प्लस I दैट इज 2y माइनस A. ये समझ में आ गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2I इक्वल्स टू डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल प्लस ऑफ A, सो I इक्वल्स टू dm प्लस A डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. अब माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमने क्यों यहाँ पे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कैलकुलेट किया. बेसिकली हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे दो एंगल्स कैलकुलेट किए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कैलकुलेट करना है. Okay, and you know the relationship between the angles of
what? Incidence angle and refracted angle and the refractive index. The refractive index equal to sin I upon sin R. मालूम है? ओके हाँ, उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको मैं n से डिनोट करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर. ना ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जितने भी यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू है ये बहुत ही कम है, बहुत मिनिमम वैल्यू है इसकी. ओके सो यू ऑलरेडी नो दैट साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. सो sin I is also equals to y when I is very small. सिमिलरली आर के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि साइन आर भी अप्रॉक्सीमेट आर के इक्वल होगा जब आर की वैल्यू बहुत छोटी है. तो यहाँ पे हमें बस करना क्या है, इस n को कैलकुलेट करने के लिए साइन आई की जगह आई की वैल्यू ये आपके पास, तो यहाँ पे साइन वाले पार्ट को हटा देना. अच्छा बच्चों ये मत करना कि सर साइन से साइन कट हो गया, ऐसे नहीं किया हमने. ओके यहाँ पे साइन अभी भी है, यहाँ पे भी साइन है. इस साइन को हमने रिमूव क्यों किया है, ये कंसीडर करते हुए कि इस साइन में जो यहाँ पे हमने एंगल यूज किया हुआ है, इस एंगल की वैल्यू बहुत लो है, तो यहाँ पे मिनिमम एंगल पे या फिर लो एंगल पे साइन आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आई के इक्वल होती है. तो ये साइन हटा है, इस साइन से साइन काटा नहीं है मैंने. ओके सो n इक्वल्स टू साइन डी एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन 2. नाउ हमें ये मालूम है कि जब साइन थीटा की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं और थीटा की वैल्यू जब वेरी स्मॉल होती है तो उस केस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा. तो यहाँ पे साइन दिस एंगल इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस एंगल, सो इट विल बी इक्वल्स टू n दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल्स टू डी एम प्लस a. ये 2 से 2 भी कट हो जाएगा. जब हम इस साइन को हटा देंगे तो बचेगा क्या, डी एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2. ओके चलो यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इस डेरिवेशन का. ओके तो इस 2 से ये 2 कट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल्स टू डी एम प्लस ए अपॉन ए या फिर डी एम अपॉन ए प्लस 1. ओके कुछ भी लिख सकते हैं. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके मिनिमम डेविएशन केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होना चाहिए तो जाके हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा. नाउ दिस इज द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे वेरी करेंगे आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि डेविएशन भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. कब, 40 और 60 डिग्री के एंगल के बीच तक. लेकिन इस एंगल पे आने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन वापस से इंक्रीज होने लग गया. ओके दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच. आपको इंसिडेंस एंगल वेरी करनी है, इंक्रीज करना है. आप फर्स्ट इस इंटरवल पे ऑब्जर्व करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है. इस पॉइंट के बाद ये वापस से इंक्रीज होने लगेगा. नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. In optical instrument we will discuss about, in this chapter we will discuss about the telescope, microscope and the natural optical instrument is the human eye. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई कैसा होता है उसके बारे में हमने 10th क्लास में भी ऑलरेडी स्टडी कर रखा है. आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से याद होगा, 10th क्लास का ही डायग्राम है. ओके सो इन ह्यूमन आई यू ऑलरेडी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, दिस इज द प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर. ये डायग्राम आपको पेज नंबर 337 पे मिल जाएगा. ओके नाउ अगर हम लाइट रेज की बात करते हैं तो लाइट रेज आपकी इस प्यूपिल के थ्रू एंटर होके क्रिस्टलाइन लेंस पे फॉल होती है और इमेज फॉर्म करती है. इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है, रेटिना पर, जहाँ पे रोड्स और कोन्स भी होते हैं. ओके रोड्स और कोन्स ऑब्जेक्ट के कलर या फिर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उस इमेज की शेप और उसी कलर को आइडेंटिफाई करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके प्यूपिल बेसिकली एक छोटा सा गेट होता है फिर विंडो होती है जहां से लाइट आपके आइज के अंदर एंटर कर रही है और उस गेट को कौन ऑपरेट कर रहा है, आइरिस. ओके तो प्यूपिल के सराउंडिंग में यहाँ पे आपको आइरिस दिखाई दे रहा होगा. लाइट यहाँ से एंटर हो रही है. कॉर्निया जो होती है लाइट का बिल्कुल आउटर मोस्ट कवर पार्ट है जो कि आपकी आई को प्रोटेक्ट भी करती है. ओके दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. अच्छा एक ह्यूमन आई के हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्क होता है सिलियरी मसल्स का जो कि क्रिस्टलाइन लेंस की शेप को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. शेप क्यों चेंज करनी है, बिकॉज होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करते हैं तो अगर कोई हार्ड लेंस है
तो उसकी वजह से और इमेज की लोकेशन भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। बट हमें यहाँ पे मालूम है कि इमेज हमेशा रेटिना पर बनानी है, यानी इमेज की लोकेशन को तो हम चेंज कर नहीं सकते। फिर क्या चेंज करना पड़ेगा? फोकल लेंथ, यानी क्रिस्टलाइन लेंस की शेप को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन वेरी कर रही है तो क्रिस्टलाइन लेंस की भी शेप क्या होगी? चेंज होगी। इस शेप को चेंज करने का काम कौन करेगा? सिलियरी मसल्स। ओके, तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? जो क्रिस्टलाइन लेंस है, इस लेंस की बात कर रहा हूँ, इस लेंस की शेप को चेंज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस केस में सिलियरी मसल्स इस लेंस पे ज़्यादा एफर्ट अप्लाई नहीं करते, यानी ये लेंस बिल्कुल रिलैक्स मोड में होता है। और जब ये लेंस बिल्कुल रिलैक्स मोड में होगा, उस टाइम में इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर होती है। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आइज के हम पास में लाते हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने से इसका कर्वेचर पार्ट या फिर इसका जो कर्व पार्ट है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को अपनी आइज के बहुत ज़्यादा पास में लेके आते हैं तो हमारी आइज में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि सिलियरी मसल्स उस टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट्स अप्लाई करती हैं क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका सिलियरी मसल्स और क्रिस्टलाइन लेंस की बीच की बॉन्डिंग। ना इसी चीज़ को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी पावर का वेरिएशन। कौन सी पावर का? लेंस की पावर का। तो लेंस की पावर का जो वेरिएशन है या फिर जो एडजस्टमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस टॉपिक में हम डिफेक्ट्स ऑफ आइज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 4 डिफेक्ट्स होंगे आपके: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। ओके, नाउ अगर हम फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करें, ओके, तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये मायोपिया डिफेक्ट को शो कर रहा है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तो उसकी इमेज प्रॉपर रेटिना पर बनेगी, बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, यू कैन से इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनेगी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द मायोपिया, और इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ओके, सो मायोपिया के अंदर इमेज की लोकेशन, अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है तो उसकी इमेज बन रही है आपकी बिफोर रेटिना। ओके, अब इसे हम करेक्ट कैसे करते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। दिस इज अ कॉनकेव लेंस, जो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज को वापस से रेटिना पर बनाने में इसकी हेल्प करेगा। दिस इज द मायोपिया। ओके, ना अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मायोपिया, तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉज की जो आई का बॉल है या फिर आई बॉल है, इसकी शेप बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर रेटिना पर नहीं बन रही, उससे पहले बन जा रही है। या फिर आई बॉल थोड़ी लॉन्ग हो गई है, इसलिए इमेज जो है रेटिना पर बनने के बजाय उससे पहले बन रही है। या फिर जो फोकल लेंथ है, ओके, किसकी फोकल लेंथ? इस लेंस की फोकल लेंथ, ये क्या हो चुकी है बच्चों? रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से इमेज क्या बन रही है? बिफोर रेटिना बन रही है। दीज आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। और करेक्ट करने के लिए हम कौन सी लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ना। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो आपकी आइज में प्रॉपर बन जाएगी रेटिना पर, बट अगर ऑब्जेक्ट को हम पास में लाते हैं, ओके, बहुत पास में लाते हैं, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के भी पीछे बनने की कोशिश करता है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना के भी पीछे बनेगी। तो इस केस में हमें जब इसे करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस यूज करेंगे वो लेंस कौन सी होगी? कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी लोकेशन पर रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन की वजह से जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड रेटिना बन रही है। अब इसे हमें वापस से रेटिना पर बनाना है, तो हमने कौन सी लेंस यूज की? कॉन्वेक्स लेंस। अगेन अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज क्या क्या है? तो आप बोलोगे कि फर्स्ट, या तो जो स्फेरिकल बॉल है या फिर जो आई बॉल है, इसकी शेप थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, इसका रेडियस कम हो गया है, या फिर जो फोकल लेंथ है किसकी? इस लेंस की, इस फोकल लेंथ की एवरेज वैल्यू या जनरल वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड रेटिना ना। अब हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया लगभग सेम है, लेकिन दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं। ओके, प्रेसबायोपिया जनरली एज फैक्टर की वजह से होता है। जैसे जैसे एज होती है, सिलियरी मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो
आपके क्रिस्टलाइन लेंस की शेप को चेंज करने में प्रॉपर अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो पास में रखा हुआ है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इस डिजीज को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसको भी करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इसमें अगर आपकी आई बॉल की जो शेप है, वैसे तो हमें मालूम है प्रॉपर स्फेरिकल होती है, बट अगर ये प्रॉपर स्फेरिकल ना होकर थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाए तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने रखा हुआ है तो इसकी शेप में थोड़ा सा टिल्ट हमें नजर आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये एक पेन है। ओके, इस पेन को मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये पेन मुझे स्ट्रेट ना दिखाई देके हल्का सा कर्व दिखाई देगा। क्लियर? आई बात समझ में? या फिर अगर जरूरी नहीं है कि कर्व हमेशा वर्टिकल ही हो, कई बार क्या होता है कि वर्टिकल वाली लाइन तो सारी एक ही लाइन में दिखाई देती है बट हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टर्बेंस होता है। ओके, कई बार वर्टिकल लाइन में सिर्फ डिस्टर्बेंस होते हैं, कई बार सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टर्बेंस होते हैं, कई बार दोनों ही लाइन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन में डिस्टर्बेंस होते हैं। अगर हमारे पास एक नेट है, एक मेटल का नेट है, ओके, उसको हम देख रहे हैं तो मेटल के नेट पे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, बट जब अगर आपके पास एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है तो वो स्क्वायर्स प्रॉपर स्ट्रेट लाइन के नहीं होंगे, वो कर्व शेप में स्क्वायर्स बनेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके पास एक मेटल नेट है, या आपको मेटल नेट ऐसा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? क्लियर? अब इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। वो क्या करेगा, वापस से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपको ये मेटल नेट वापस से इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको पेज नंबर 336 और 337 पे मिल जाएगा।